हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जुनू अफेयर फॉर नौकरी पर आप लोगों को स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज फिर मैं बैंकिंग के वीडियो लेके हाजिर हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, डेली वीडियो पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है और वो भी गांव से। ठीक है, तो आज लगभग एक सप्ताह के बाद फिर मैं बैंकिंग का वीडियो आप लोग के लिए लेके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ आरबीआई, वर्क ऑफ आरबीआई या ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई। आप सबको पता है कि आरबीआई की स्थापना जो की गई थी सेंट्रल बैंक के रूप में की गई, उसको नेशनलाइजेशन किया गया, उसको राष्ट्रीयकृत किया गया, भारत सरकार के अधीन लिया गया। कब? 1 जनवरी 1949 को। इसकी सब्सिडरी कंपनियां भी हैं। ठीक है, ये अकेले वर्क नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि आरबीआई मेनली काम क्या करती है। तो आप लोग ऐसे नॉर्मली समझते हुएगा कि आरबीआई काम क्या करती है कि किसी भी सरकार, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के बैंकर के रूप में काम करते हैं, यानी कि उनको बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। एक बात आप लोग जानते हुइएगा कि जो बैंकों का लाइसेंस देने का काम होता है, बैंकों का रिजर्व रखने का काम होता है, वो भी आरबीआई करती है। यानी बैंकों का भी बैंक आरबीआई है, केंद्र सरकार का भी बैंक है और बैंकों का भी बैंक है। एक चीज़ और आप लोग जानते हुइएगा कहीं कि मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कहा जाता है कि मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। ठीक है, तो वो भी तो हम लोग बात करेंगे। आरबीआई मेनली 6 काम करती है। ठीक है, एक हो गया मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई समय समय पे, ठीक है, समय समय पे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इनफ्लो आउटफ्लो बने रहने के लिए क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जिसको हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं। हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं। अब इस पे हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई जो है हर एक 2 महीने पे क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करती है, उसको विजुअलाइज करती है कि पिछले जो की रेट्स थे उसमें जो भी रेट रखा गया, जो भी उसके परसेंटेज रखे गए, उससे मार्केट में क्या असर पड़ा, उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, उससे क्या इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो एक काम हो गया मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए भी एक एमपीसी है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, उसके आधार पे प्रत्येक 2 महीने पे एक बार मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा की जाती है, जिसके आधार पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ, इन सब की क्या कहता है? परसेंटेज क्लियर किया जाता है कि अब की बार इतना एसएलआर रखा जाएगा, इसमें 0.25% की वृद्धि की जाएगी। यह जो प्रतिशत होता है, ठीक है, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा, उसमें बताऊंगा कि एक आप लोग पढ़ते हुइएगा उसमें लैफ के आधार पर, ठीक है, लैफ के आधार पर रेपो रेट इतना रखा गया, लैफ के आधार पर रिवर्स रेपो रेट इतना रखा गया, लैफ के आधार पर एमएसएफ इतना रखा गया। वो हम लोग एक अलग से वीडियो में आप लोग को ये दूंगा मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो एक काम आप लोग को समझ में आ गया, मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और इसका अधिकार आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट में दिया गया। आरबीआई एक्ट 1934 में इसका राइट दिया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इशूअर ऑफ करेंसी। इसका भी आरबीआई एक्ट 1934 में इसका भी राइट दिया गया। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी 1934 में ही दिया गया। इसको दिया गया 1949 में, और बाकी सब 1934 में ही। ठीक है, 1934 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते किस एक्ट के तहत। तो यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा कि आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण जो करती है, उसका समीक्षा जो करती है, वह अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत दिया गया।
दूसरा हम लोग बात करेंगे इशूअर ऑफ करेंसी, यानी कि नोट करने का जो राइट आरबीआई को दिया गया वह किस एक्ट के तहत दिया गया, तो वो भी एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 में दिया गया। तो अब बात आती है कि आरबीआई को इशूअर ऑफ करेंसी कहा जाता है, इसको सोल राइट दिया गया, यानी कि एकलौता अधिकार आरबीआई को दिया गया। तो क्या आरबीआई से पहले भारत में करेंसी इशू नहीं होता था? क्वेश्चन मन में आएगा। तो ऑफ कोर्स होता था, लेकिन उस समय प्रेसिडेंसी बैंक करते थे, जिनको 1921 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1921 से प्रेसिडेंसी बैंक को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो इशू करते थे, लेकिन जब 1934 में एक्ट बना के 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई, तो यह इशूअर ऑफ करेंसी का जो सोल राइट है वो आरबीआई को दे दिया गया। आई बात समझ में? अब आरबीआई को दे दिया गया, तो यहां से एक और क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, क्या आरबीआई मनी जब प्रिंट करती है, आरबीआई नोट इशू करती है, तो क्या कितनाहू का कर सकती है? तो हाँ, कर सकती है। अब इसके लिए इसमें इस इशूअर ऑफ करेंसी में इसको डायमेंशन कितना कितना दिया गया, तो 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000। हमने 200 को यहाँ इसलिए घेर कर रखा है कि 200 और 2000 इसका राइट 1934 में नहीं दिया गया था। इसका राइट 1934 में नहीं दिया गया था, सिर्फ दिए गए थे 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000 और 5000 के नोट ही इशू करने के राइट आरबीआई को दिया गया था। बट इसको 2016 में क्या किया गया, आरबीआई एक्ट 1934 में क्या किया गया, 2016 में संशोधन किया गया। जो आरबीआई एक्ट 1934 था उसमें 2016 में संशोधन किया गया और कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिफारिश पे, यानी कि भारत सरकार की सिफारिश पे आरबीआई किसी भी मूल्य वर्ग की नोट इशू कर सकती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, अभी वर्तमान में 10 रुपए से ऊपर के ही पेपर नोट इशू हो रहे हैं। 2 रुपए और 5 रुपए के नोट इशू होने बंद हो चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मार्केट में प्रचलन में बंद हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। नए नोटों की प्रिंटिंग 2 रुपए और 5 रुपए की नहीं हो रही है, इसके सिक्के के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक। तो ये एक बात और आती है कि आरबीआई जितना मर्जी उतना नोट्स छाप सकती है, तो ऐसा नहीं है। आरबीआई ऐसा नहीं कर सकती है। मार्केट के कंडीशन को देख के, इसके इनफ्लो आउटफ्लो को देख के ही आरबीआई क्या कर सकती है, नोट इशू करती है। उसी के हिसाब से इसको अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई जब नोट इशू करती है तो इसके लिए क्या पोजीशन है, इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो इसके लिए 1935 से 38 में तो फर्स्ट टाइम नोट इशू हुआ था आरबीआई द्वारा। 1938 से 1956 तक एमआरएस सिस्टम था, पीआरएस था। 1957 से लेके टिल नाउ, यानी अभी तक एमआरएस है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड नंबर इशूअर ऑफ करेंसी, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई को नोट इशू करने का राइट दिया गया। तो उसमें कहा गया कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000 के नोट इशू कर सकते हैं, ठीक है। 1 रुपये का नोट जो होता है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, ठीक है। अब यहाँ बात आएगी, तो अब इशू करने के लिए क्या कितना होगा कर सकते हैं, तो नहीं। मार्केट के इनफ्लो आउटफ्लो को हम देख के इशू करेंगे।
1938 से जब फर्स्ट नोट आया था तो 1956 तक पीआरएस था, यानी कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये कहा गया कि आरबीआई जितना का भी नोट इशू करेगी मार्केट में, वो 100 रुपया का करे या 100,000 का करे या 100 लाख करे, ठीक है। एक पेपर नोट की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरी करेंसी बात कर रहे हैं। जितना एक मंथ में या 1 ईयर में जो भी उसका एक क्राइटेरिया होता है, जितना प्रिंट होता है नोट, उसको जब प्रिंट करेगी तो उसका एक प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, यानी कि उसका एक अनुपात, एक सर्टेन अमाउंट हमेशा उसको क्या करना होगा, अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होगा। कहने का मतलब कि अगर 100 रुपया का नोट अगर इशू होता है तो उसमें से 2% या 5% एक फिक्स किया गया था, जिसको अपने पास आरबीआई को रखना मैंडेटरी होता था। बट इसको 1956 के बाद 1957 में क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया और 57 से ला दिया गया एमआरएस, जिसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमआरएस को मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यह रखा गया 200 करोड़, जिसमें 115 करोड़ ठीक है, यह फॉरेन रिजर्व और गोल्ड मिला के ये 200 करोड़ पूरे किए जाते हैं, इसी के आधार पे रखना होता है। अब 1957 से लेके अभी तक आरबीआई 200 करोड़ रुपए रख के अपने पास और कितना हूं का नोट इशू कर सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखा जाता है कि मार्केट का इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो, इक्वल रहे, बैलेंस बना रहे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि आरबीआई का जब नेशनलाइजेशन किया गया तो उस समय आरबीआई को ये राइट दिया गया कि बैंकों को लाइसेंस देना, बैंकों पे फाइन लगाना, बैंकों का मॉनिटरिंग करना, बैंकों का फंड मुहैया कराना, यह सब काम बैंकर्स बैंक के रूप में आरबीआई काम करती है। हम लोग से थर्ड नंबर में ही बात की, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए बैंकर के रूप में, यानी कि बैंक के रूप में काम करती है। इसमें दोनों के लिए बराबर ही फैसिलिटी दी जाती है, ऐसा नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आरबीआई में किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का खाता नहीं खुलता है, ठीक है। कभी ना कभी किसका भी खुलेगा तो यह केंद्र सरकार का होगा, राज्य सरकार का होगा, या आपको किसी बैंक का होगा। चलिए 4 डिस्कस हो गए। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट 5 नंबर, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यह कहा गया कि जब बैंकों को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं से लोन नहीं मिलेगा, यह अंतिम रूप में ऋणदाता आरबीआई होगा। अब यहाँ आप लोग सोचते होइएगा कि सर रेपो रेट में तो आरबीआई आराम से बैंकों को लोन दे देती है, रिवर्स रेपो रेट में भी तो दे देती है, बट वो अंतिम चरण होता है बैंकों के लिए, ठीक है। उससे पहले कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के माध्यम से एक बैंक दूसरे बैंक से भी क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, मनी बोरो कर सकते हैं, ठीक है। तो अंतिम रूप में ऋणदाता आरबीआई ही होता है। चलिए अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व। जो भी फॉरेन करेंसियां होती हैं उसको आरबीआई अपने पास रिजर्व करके, ठीक है, संचित करके रखती है, जिसके आधार पे अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने इंडियन इकोनॉमी को क्या किया जाए, बैलेंस किया जा सके। जैसे कि अभी मान लीजिए कोरोना महामारी के चलते बहुत अनबैलेंस हो रहा है, तो इस समय फॉरेक्स रिजर्व जो होगा वो बहुत ही भारत सरकार के लिए या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, ठीक है। तो हम लोग फॉरेक्स रिजर्व भी पढ़ लिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी पढ़ लिए, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी पढ़ लिए, ठीक है। तो आज के लिए फंक्शन ऑफ द आरबीआई के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मेरे चैनल पे जो भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं वो अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बाय बाय, गुड नाइट।